सोचिए, सुबह का वक्त है। खिड़की से आती धूप के बीच एक बूढ़ा उस्ताद अपनी उंगलियों को हल्के से कीबोर्ड पर रखता है। एक हाथ से बेलोज को खींचता है और जैसे ही पहली हवा अंदर जाती है, सा रे गा की मधुर ध्वनि कमरे को भर देती है। वो आवाज कभी ठुमरी में घुल जाती है, कभी भजन में और कभी कव्वाली में दिल की धड़कन बनकर साथ देती है। ये है हारमोनियम, एक वाद्य जो भारत की संगीत आत्मा में बस चुका है। गुरुद्वारे के कीर्तन से लेकर ठुमरी, गजल और फिल्मी गीतों तक इसकी सांस ने सुरों को पंख दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हारमोनियम का जन्म भारत में नहीं हुआ था। रेडियो सिटी पर फोक कथा आरजे पायल के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है पायल और फोक कथा की म्यूजिक सीरीज में आज का इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम। इससे तो आप वाकिफ होंगे ही। हारमोनियम एक ऐसा वाद्य जो यूरोप की गलियों से चला, लेकिन भारत की मिट्टी में अपनी पहचान पाकर यहाँ की संगीत परंपरा का अटूट हिस्सा बन गया। गुरुद्वारे के कीर्तन से लेकर फिल्मी गीतों के रिहर्सल तक हारमोनियम ने हर जगह अपनी मीठी, स्थिर और भरोसेमंद आवाज से साथ निभाया है। आज के इस पॉडकास्ट में हम खोजेंगे हारमोनियम का सफर। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, भारत में कैसे आगमन हुआ, किस तरह से इसने शास्त्रीय, लोक और फिल्म संगीत में अपनी जगह बनाई, और उन कलाकारों की कहानियां जिनके बिना हारमोनियम की धुन अधूरी है। तो आइए इस कीबोर्ड के पीछे की सांस और सुर के संग चलते हैं, जहां हर स्वर में एक कहानी छिपी है। सबसे पहले बात करते हैं हारमोनियम की उत्पत्ति कैसे हुई और ये भारत में कैसे आया। हारमोनियम का जन्म 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में हुआ। इसे रीड ऑर्गन और पंप ऑर्गन के आधार पर विकसित किया गया था। इसमें धातु की रीड और लकड़ी की बॉडी होती है। इसमें बेलोज से हवा भरकर ध्वनि उत्पन्न होती है। भारत में हारमोनियम का आगमन ब्रिटिश शासन के समय 1860 से 1870 के दशक में हुआ। यूरोपीय मिशनरी और व्यापारी इसे साथ लाए। उस समय इसे मुख्यतः चर्च और यूरोपीय संगीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पर भारत में एक समस्या आई। यहाँ लोग अक्सर जमीन पर बैठकर वादन करते थे और यूरोपीय हारमोनियम घुटनों के बल या खड़े होकर बजाने के लिए डिजाइन किए गए थे। तो भारतीय कारीगरों ने इसका रूप बदल दिया। खड़े पंप को क्षैतिज किया, बेलोस को पीछे की जगह बाईं तरफ रखा और आकार को छोटा व हल्का बनाया। यही रूप आज का भारतीय हारमोनियम है। अब बात करते हैं भारत में इसकी स्वीकार्यता और विवाद की। जी हाँ, दिलचस्प बात ये है कि हारमोनियम को भारत में तुरंत सभी ने स्वीकार नहीं किया। 20वीं सदी की शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो ने इसे शास्त्रीय प्रसारण में प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि माना जाता था कि इसकी स्थिर पिच और सीमित गमक भारतीय रागदारी के लिए उपयुक्त नहीं। लेकिन गजल, ठुमरी, भजन और लोक संगीत में हारमोनियम का जादू चलता रहा और धीरे धीरे इसे शास्त्रीय संगीतकारों ने भी अपनी संगत में अपनाना शुरू किया, खासकर वोकल सपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं स्टाइल और समकालीन यूज की। भक्ति संगीत में हारमोनियम का योगदान अमूल्य है। आरती, कीर्तन, समवेत गायन में ये सुर, आधार, लय, संकेत और भाव प्रवाह तीनों देता है। गुरुद्वारों में आज व्यापक रूप से वाजा के नाम से हारमोनियम उपयोग में है। हालांकि इतिहास बताता है कि पहले ताउस, दिलरुबा, सरंदा जैसे तार वाद्यों का चलन था, पर सामुदायिक गायन के लिए सरल पोर्टेबल हारमोनियम ने बड़ी जगह बना ली। कव्वाली में हारमोनियम की मिठास और तुरंत सजाओ आवाज ने उसे केंद्रीय भूमिका दी। मुखड़े उठाना, राग का रंग जमाना और समवेत कोरस की ऊर्जा संभालना। गजल और ठुमरी दादरा में हारमोनियम की रुबाब स्पष्ट स्वरों के साथ सधे ग्रेस गायन की नजाकत बढ़ाती है। मंच पर ये सिर्फ कोर्स नहीं बजाता, ये रागात्मक फ्रेजिंग से पंक्तियों को सहारा देता है, सांस की जगहों पर भराव देता है और सम में संवाद रचता है। बात अब पौराणिक और सांस्कृतिक भूमिका की। गुरुद्वारे के भजन कीर्तन में हारमोनियम की भूमिका अनमोल है। पंजाब, उत्तर भारत और बांग्लादेश के भक्ति आयोजनों में ये लगभग अनिवार्य है। कव्वालियों में अमीर खुसरो से लेकर आज के मशहूर समूहों तक हारमोनियम ने स्वर को सहारा दिया है।
भारतीय फिल्मों में भी इसका योगदान कम नहीं है। शुरुआती दौर के गायक जैसे के.एल. सहगल, मुकेश और लता मंगेशकर की रिहर्सल का पहला साथी हारमोनियम ही था। म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन, नौशाद और आर.डी. बर्मन सभी ने हारमोनियम पर धुनें बनाई हैं। लेकिन टेक्निकल पहलू और इसकी जो वादन कला है वो क्या है? हारमोनियम बजाना दिखने में आसान लगता है, पर इसमें सांस और उंगलियों का अद्भुत तालमेल चाहिए। एक हाथ से बेलोस को लगातार चलाना होता है ताकि हवा का दबाव बना रहे और दूसरे हाथ से कीबोर्ड पर सही नोट दबाने होते हैं। भारतीय हारमोनियम में आमतौर पर 2 से 4 सेट रीड होते हैं जिनसे अलग अलग टोन बनते हैं, बेस, मेलोडिक और कभी कभी डबल रीड। कुछ हारमोनियम में कपलर सिस्टम होता है जिससे एक की दबाने पर दूसरी की भी बजती है और साउंड और भरपूर हो जाती है। अब बात करते हैं उनकी जिनके बिना कोई भी साज बजाना और उसे उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता, यानी कि कलाकार और उनके किस्से। हारमोनियम के महारथियों में पंडित भोलानाथ, पंडित अप्पा साहेब जोशी और सुरेश वाडकर जैसे गायक वादक का नाम लिया जाता है। एक मशहूर किस्सा है बड़े उस्ताद गुलाम अली खान साहब का। वो कहते थे, मेरी गायकी का असली साथी हारमोनियम है जो मेरे सुर को थामे रखता है पर कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ता। और सच भी है, हारमोनियम अक्सर मुख्य मंच का सितारा नहीं बनता, लेकिन वह पर्दे के पीछे से संगीत की नींव संभालता है। हारमोनियम की सबसे बड़ी जीत ये है कि ये लोकप्रिय और सुलभ है। गुरुकुल से लेकर मोहल्ले की संगीत क्लास तक ये पहला वाद्य बन जाता है। स्कूलों के प्रार्थना गीत, रंगमंच की रिहर्सल, गायन की कक्षाएं, सब में भरोसेमंद साथी। कभी कभी इसे पेटी कहा जाता है, एक प्यारा सा उपनाम। पेटी खोलते ही घर में ज्यों सरगम की खिड़की खुल जाती है, बच्चे सारे गामा उंगलियों पर रखते हैं और घर अचानक सुरों से भर जाता है। यही घरेलूपन, यही हाथ की सहजता और यही समुदाय का साज होना हारमोनियम को भारतीय संगीत की रगों में बसाता है। लेकिन बहुत जरूरी है इस साज को ट्यून करना, इसकी देखभाल करना और इसको बनाना। ये कारीगर का विज्ञान ही होता है। एक अच्छा हारमोनियम बनता है सुनियोजित लकड़ी, सटीक रीड सेट और एयर टाइट बेलोस से। कारीगर की पहचान है हवा की लीक न्यूनतम, कीबोर्ड का एक समान टच और रीड बैंक्स का संतुलित टिम्बर। ट्यूनिंग एक बहुत ही सूक्ष्म कला है। रीड की जिह्वा को माइक्रो फाइलिंग से पिच पर लाना, ऊपर से बुरादा हटाना, हल्का घिसना, स्वर तेज मंद हो सकता है। मौसमी नमी लकड़ी को प्रभावित करती है, इसीलिए नियमित मेंटेनेंस जरूरी है। बजाने से पहले 2-3 मिनट ड्राई पंप बेलोस गरम कर ले। 1-2 स्टॉप से हवा का पाथ खोलकर रीड रिस्पॉन्स जांचे। नमी से बचाएं। लंबे समय तक यूज ना हो तो सिलिका जेल या सूखी जगह। रीड क्लीनिंग और ट्यूनिंग किसी कुशल कारीगर से, खुद छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। परफॉर्मेंस से ठीक पहले ऑक्टेव चेक, सा से सा तक और तानपुरा साउंड बॉक्स के साथ मिलान, ये मंच पर आपकी ढाल बन जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। आपको पता है, हारमोनियम भारत में इतना लोकप्रिय हुआ कि कई लोग मानते हैं कि ये वाद्य भारत का ही है, जबकि इसकी जड़ें यूरोप में हैं। पश्चिमी हारमोनियम आमतौर पर खड़े होकर बजाए जाते थे, जबकि भारतीय रूप जमीन पर बैठकर है। हारमोनियम एक फ्री रीड इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसमें साउंड हवा से कंपन करती धातु की पत्ती से आती है, जैसे एकॉर्डियन या माउथ ऑर्गन। कुछ ट्रेडिशनल शास्त्रीय गायक अब भी शुद्ध रागदारी के लिए इसे कम और हारमोनियम वादकों को तानपुरा या सुरपेटी को ज्यादा पसंद करते हैं। हारमोनियम सिर्फ लकड़ी, धातु और हवा का मेल नहीं, ये एक सांस है जो सुरों को जन्म देती है। ये वो वाद्य है जो मुख्य कलाकार की परछाई बनकर भी मंच की रौनक बढ़ा देता है। तो अगली बार जब आप किसी भजन, गजल या ठुमरी में हारमोनियम की धुनें सुने, जरा ध्यान से सुनिए। शायद आपको उसमें वो सांस सुनाई दे जो सदियों से हमारे संगीत को जिंदा रखे हुए है। तो ये था ऑल अबाउट हारमोनियम। हारमोनियम से हम सब वाकिफ हैं, आई नो एंड आई गेस कि हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी को हारमोनियम अपने आसपास, कभी किसी मंदिर में, किसी आयोजन में बजाते हुए देखा है। अगर आप बजाते हैं या फिर आपके आसपास या कोई भी म्यूजिक सीखता है या हारमोनियम बजाता है, तो उसे
सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझसे वो उतना अच्छा बजा नहीं, शायद उसमें जो तालमेल चाहिए वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, लेकिन होपफुली एक दिन शायद आएगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं पाई जाती हूँ भाई साहब पायल के नाम से, BHAISAABPAYAL। वहां पर आप मुझे DM करके बता सकते हैं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और ये पूरी म्यूजिक सीरीज ही आपको कैसी लग रही है। कोई अगर आप इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी वहां पर आप कर सकते हैं, या फिर ये जब एपिसोड आप जहां पर भी सुन रहे हैं वहां कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगले एपिसोड में एक और शानदार इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे फोक कथा की म्यूजिक सीरीज में। मेरे यानी कि पायल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर फोक कथा RJ पायल के साथ।